गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज का जो हमारा विषय है, आज का जो हमारा पाठ है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आज के इस पाठ में हम ये चर्चा करेंगे कि आनुवांशिकता और जैव विकास का अर्थ क्या है और ये किस प्रकार से जैव विकास आज भी निरंतर चल रहा है। तो आनुवांशिकता का अर्थ क्या है? किसी भी बच्चे को थोड़ा सा अंदाजा है कि आनुवांशिकता क्या होती है? बताएगा कोई बच्चा? हाँ जी, बोलिए बैठे बैठे बोलो। हाँ, बहुत अच्छी बात, ठीक बताया। आनुवांशिकता का अर्थ क्या है? आनुवांशिकता का अर्थ है कि जो पेरेंट्स या माँ बाप के जो गुण हैं वो आगे बच्चों तक या संतति तक जाना, वह प्रक्रम जिसके कारण पेरेंट्स या माँ बाप के जो गुण हैं वो संतति तक जाते हैं, इस प्रक्रम को हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। क्या कहेंगे? आनुवांशिकता। और जैव विकास क्या है? आप जानते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर और बंदर से मिलते जुलते जीव थे, यानी कि मानव का जो विकासीय प्रक्रम है वो बंदरों से हुआ है। तो ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत आज भी निरंतर विकासीय प्रक्रम चल रहे हैं, जिसके कारण सरल मनुष्य सरल जीवों से और जटिल जीवों में बने हैं। जैसे बंदर और मनुष्य का उदाहरण लेते हैं तो जटिलता मनुष्य के मस्तिष्क में, मनुष्य के व्यवहार में, मनुष्य के कल्चर में आई है। यानी कि जैव विकास एक ऐसा प्रक्रम है जिसको हम कह सकते हैं जीवों का विकास। क्या कहेंगे? जीवों का विकास। ऐसा प्रक्रम जिसके अंतर्गत साधारण जीव समय के अनुसार जटिल जीवों में परिवर्तित हुए हैं। इस प्रक्रम को हम जैव विकास कहते हैं। तो आज आपकी पुस्तक एनसीईआरटी में भाग 9.1 जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, इस बात का अर्थ है कि मानव में किस प्रकार का जनन होता है, लैंगिक या अलैंगिक? लैंगिक जनन। तो मानव में जो लैंगिक जनन है, लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं आती हैं। आप सभी जानते हैं कि मानव में 2 प्रकार की जनन कोशिकाएं हैं। कितनी जो कोशिकाएं हैं? 2 प्रकार की जनन कोशिकाएं हैं। नर जनन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? नर जनन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? शुक्राणु। ठीक है। और मादा जनन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? तो नर और मादा जनन कोशिकाएं जब आपस में मेल करती हैं तो उससे क्या बनता है? युग्मक। युग्मक का निर्माण होता है जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। ठीक है ना? नर और मादा जनन कोशिकाओं के मेल से युग्मक का निर्माण होता है, ठीक है ना, जिसे हम जाइगोट भी कहते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि हमारे शरीर की हर एक कोशिका के अंदर एक विशेष प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जिसका नाम है डीएनए। क्या नाम है? डीएनए। जिसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड या अम्ल, ये अम्ल जो है हमारे शरीर की कोशिकाओं के अंदर जितने भी प्रक्रम चल रहे हैं उन सभी प्रक्रमों को नियंत्रित करता है। ठीक है ना? द स्पेशल केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इनसाइड द सेल्स आर कॉल्ड डीएनए। अब यहां देखो, शुक्राणु को हम स्पर्म कहते हैं, अंडाणु को हम एग या ओवम कहते हैं। इन दोनों के मेल से बना है जाइगोट। और जाइगोट यहां जो शुक्राणुओं का डीएनए है और जो अंडाणुओं का डीएनए है, ये दोनों ही डीएनए अलग अलग किस्म के होते हैं जिनकी संरचना में डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना बात? संरचना का मतलब इनके बेस पेयरिंग में अंतर होता है। अब जब ये 2 अलग अलग प्रकार का डीएनए जुड़ता है तो ये बनता है युग्मक, और जिससे नए जीव का निर्माण होता है।
ठीक है ना। तो अब ये जो नया जीव बनेगा, ये नया जीव कुछ गुण अपने पेरेंट्स से लाएगा, यानी कि कुछ गुण नए जीव के अंदर मां के आएंगे, कुछ गुण पिता से आएंगे, और कुछ ऐसे गुण भी होंगे जो स्वनिर्मित यानी कि डीएनए के जुड़ने से बने हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं आती हैं। लैंगिक जनन के दौरान विभिन्नताएं आती हैं। और दूसरी विभिन्नताओं आने का कारण क्या है? एक तो मैंने आपको बताया डीएनए इसका कारण है। दूसरा इसका कारण है कि जब कोशिका का विभाजन होता है, कोशिकाओं से और कोशिका बनती है, सेल आर डिवाइडेड टू फॉर्म न्यू सेल्स, तो उस दौरान भी सेल के नए सेल बनने में भी थोड़े बहुत कुछ ना कुछ बदलाव आते हैं, जिसके कारण विभिन्नता आती है। और तीसरा कारण हो सकता है वातावरण का भी हम पर प्रभाव होता है। समझ रहे हो ना? एक तो डीएनए के कारण, कोशिका विभाजन के कारण दौरान, और तीसरा कारण है पर्यावरण का भी हम पर प्रभाव होता है। अब यहां ये बात आई कि आनुवंशिकता क्या है, जिसको आप हेरिडिटी बोलते हैं, कि ऐसा प्रक्रम जिसके कारण जीव के अंदर अपने पेरेंटल कैरेक्टर या अपने माँ बाप के गुण आते हैं। इस प्रक्रम को हम बोलते हैं आनुवंशिकता। क्या बोलेंगे? आप सब बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब वंशानुगत लक्षण क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे एनसीईआरटी के 9.2.1 पर। वंशानुगत लक्षण क्या है? देखिए, कुछ ऐसे महत्वपूर्ण लक्षण भी होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी देखने को मिल सकते हैं, या वे लक्षण जो एक जीव में अपने माता पिता द्वारा आगे स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को हम वंशानुगत लक्षण कहते हैं। यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाले लक्षण क्या कहते हैं? वंशानुगत लक्षण। ये चित्र 9.2 को आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। चित्र 9.2 में क्या दिखाया गया है कि आप साधारणतया हमारे कान को ऑब्जर्व कीजिए। साधारणतया आप क्या देखते हैं कि ये कान के नीचे का जो लटका हुआ हिस्सा है, इसे हम बोलते हैं कर्णपाली। क्या कहते हैं? कर्णपाली। और आप देखिए कि साधारण अवस्था में ये जो कर्णपाली है, ये बिल्कुल स्वतंत्र है, कान के निचले हिस्से से जुड़ी हुई नहीं है। परंतु कुछ ऐसे लक्षण जिसका उदाहरण हम पढ़ रहे हैं वंशानुगत, जो ये कर्णपाली है, ये स्वतंत्र रूप से लटकी हुई ना होकर कान के नीचे से चिपकी हुई होती है, जिसको बोलते हैं अटैच्ड ईयर लोब। क्या कहेंगे? आप देखिए किसी बच्चे में जुड़ी हुई है, अवश्य होगी। ये कोई भी रोग नहीं है, ये वंशानुगत लक्षण है, कर्णपाली का नीचे से जुड़ा है। आप चित्र में भी देखिए, चित्र 9.2 में जो ए में दिखाया गया है वो एक नॉर्मल या स्वतंत्र कर्णपाली है, जिसको फ्री ईयर लोब कहते हैं, और बी में दिखाया गया है अटैच्ड ईयर लोब, जब कर्णपाली कान के निचले हिस्से से चिपकी हुई। ठीक है ना? तो वंशानुगत लक्षण का उदाहरण क्या देंगे आप? जुड़ी हुई कर्णपाली। समझ में आई बात? अब हम 9.2.2 पढ़ रहे हैं, लक्षणों की वंशावृद्धि के नियम और मेंडल का योगदान। मेंडल का योगदान। मेंडल को प्रारंभिक शिक्षा एक गिरजाघर में हुई थी तथा विज्ञान में गणित के अध्ययन को विषय विश्वविद्यालय गए। अध्यापन हेतु सर्टिफिकेट की परीक्षा में असफल होना उनकी वैज्ञानिक खोज व प्रकृति को दबा नहीं सका। यानी कि मेंडल एक ऐसा व्यक्तित्व था जिसको आज हम जेनेटिक्स के फादर, द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज नोन एज मेंडल, यानी कि आनुवंशिकता का जो जनक है वो हम मेंडल को कहते हैं। मेंडल ने अपना जो एक कैरियर था वो एज ए मैथमेटिकल टीचर और एक पादरी में
पादरी के रूप में, चर्च में एक पादरी के रूप में स्टार्ट किया। और मेंडल एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने बेसिक आधारभूत जो गणित के प्रयोग थे, गणित की जो परिकल्पनाएं थी, उनको जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनका प्रयोग किया। मेंडल ने ये कहा कि जो आज हम गुणों को देखते हैं, जिन गुणों को हम पहचान रहे हैं, जो मानव में है, एक विशेष प्रकार के फैक्टर या कारक हैं जिनको बाद में जीन कहा गया, जिनके कारण हमारे शरीर के अंदर लक्षणों की जो है वो वंशानुगति होती है। तो मेंडल ने अपनी जो डिस्कवरी है, खोज है, और जो अपना शोध कार्य किया वो मटर के पौधे पर किया। किस पर किया? मटर के पौधे पर, जिसको हम बोलते हैं पाइजम सेटिवम। तो आज 9.2.2 में लक्षणों की वंशानुगति के नियम एकल संकरित क्रॉस द्वारा मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के साथ संकलित करते हुए हमें वंशानुगति के नियम दिए, आनुवांशिकता के नियम दिए। इन्हीं आनुवांशिकता के नियमों की हम चर्चा करेंगे। तो आज पहले हम करेंगे ऐसा क्रॉस, ऐसा संकरित क्रॉस जिसमें एक ही गुण का अध्ययन करेंगे। तो आज आपको पहले पढ़ाया जा रहा है मोनोहाइब्रिड क्रॉस या एकल संकरित क्रॉस। ऐसा क्रॉस जिसमें केवल एक ही गुण का अध्ययन किया जाता है, उस प्रकार के क्रॉस को आप मोनोहाइब्रिड या एकल संकरित क्रॉस कहते हैं। जैसे मेंडल ने अपने प्रयोग में क्या किया कि मेंडल ने मटर का पौधा लिया। मेंडल ने देखा कि उसकी बागवानी में कुछ मटर के पौधे हैं जो देखने में एक ही प्रजाति है, कुछ लंबे नजर आ रहे हैं और कुछ बहुत ही बौने या छोटे नजर आ रहे हैं। Some are of tall plant and some are of very short and dwarf plant। तो मेंडल ने पहला प्रयोग किया एकल संकरित क्रॉस, ऐसा क्रॉस जिसके अंदर एक ही गुण की चर्चा की गई। देखिए, तो इस क्रॉस को बनाने के लिए आप सभी अपनी कॉपी में क्रॉस भी ड्रॉ करेंगे। लंबे मटर के पौधे के लिए जो हम यूज करते हैं शब्द बड़ा टी और बड़ा टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी। A character is controlled by a pair of factor। मेंडल के अनुसार हमारे जो लक्षण हैं वो जीनों द्वारा या कारकों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। एक कैरेक्टर को या एक लक्षण को कितने जीन कंट्रोल करते हैं? 2। ठीक है ना? जिसको हमारी सुविधा के लिए हम अंग्रेजी के अल्फाबेट बड़े यानी कि कैपिटल और छोटे लेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। तो बड़ा टी ये प्रदर्शित करता है लंबा मटर का पौधा। क्या प्रदर्शित करता है? लंबा मटर का पौधा। अब इसको हम साथ लेते हैं, इसका विपरीत गुण छोटा टी, ठीक है ना? छोटा टी और छोटा टी, ये क्या है? बोना मटर का पौधा। ठीक है। अब ये हम ले रहे हैं पेरेंटल जनरेशन, यानी कि शुरुआत की हमारी संतति। अब पहला स्टेप ये है कि आपने मटर के पौधे लिए, एक लंबा और एक बोना। अब इन मटर के पौधों में जब आप जानते हैं कि जनन कोशिकाएं बनती हैं, तो क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, कोशिका विभाजन होता है। तो आप इसको इस प्रकार दिखाएंगे, बड़ा टी, ये जनन कोशिकाओं का निर्माण हुआ अगले ही चरण में, और ये दिखाएंगे छोटा टी और छोटा टी। ठीक है बच्चों? अब हम क्या करेंगे? इसका क्रॉस या संकरण करेंगे। संकरण करते हुए आप इस प्रकार से क्रॉस बनाएं, इस टी को इस टी के साथ में, बड़ा टी छोटा टी। समझ रहे हैं ना? इसी प्रकार से इस टी को फिर इस दूसरे जीन या कारक के साथ हम संकलित करवाएंगे। तो ये फिर से बन गया बड़ा टी और छोटा टी। अब ये एक बड़ा टी और बचा हुआ है ना यहाँ, तो अब इसको क्रॉस करेंगे इन्हीं दो छोटे टी के साथ में, बड़ा टी और छोटा टी, एक इस प्रकार। समझ में आ रहा है बच्चों? तो अब आपने देखा
कि जो हमारी पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन का मतलब जो हम प्रथम पीढ़ी यूज कर रहे हैं, उसमें हमने 2 मटर के पौधे लिए, एक लंबा मटर का पौधा और एक बोना मटर का पौधा। इनसे जनन कोशिकाओं का निर्माण करवाया और जनन कोशिकाओं का जब आपस में मेल हुआ, संकरण हुआ, तो हमें पहली संतति में पहली जनरेशन, जिसको F1 जनरेशन का नाम देंगे हम, क्या नाम देंगे? F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, प्रथम संतति। तो प्रथम संतति में हमें ये सारे के सारे जो पौधे मिले हैं, वो देखने में सारे के सारे कैसे होंगे? कैसे होंगे? लंबे, बोने या बीच के? बताइए, मैं जानना चाहूंगा कि आप कितना बता पा रहे हैं। लंबे, बोने या बीच के? आप ठीक नहीं हैं। ये सारे के सारे पौधे देखने में बीच के नहीं लगेंगे, सारे के सारे पौधे कैसे लगेंगे? लंबे लगेंगे। यही तो हमने आज इसी बात का तो हल करना है कि ये सारे के सारे पौधे देखने में लंबे क्यों हैं। समझे बच्चों? तो ये सारे पौधे देखने में कैसे लग रहे हैं? लंबे। परंतु आप यहाँ ये देखिए, ये जितने भी पौधे बने हैं, इनमें एक तो बड़ा टी है और एक कैसा है? छोटा टी। यानी कि ये बात तो यहाँ ये आ गई ना कि बलशाली तो अपना गुण दिखा पा रहा है, दिखा पा रहा है या नहीं दिखा पा रहा, और निर्बल अपना व्यक्तित्व या अपना गुण प्रकट नहीं कर पा रहा। समझ में आई बात या नहीं आई? तो यहीं पर मेंडल ने ये बताया कि जब एक लंबे मटर के पौधे को और एक बोने मटर के पौधे के साथ में संकरित करवाया जाता है, तो उससे जो प्रथम संतति बनती है, उस संतति में सारे के सारे पौधे देखने में कैसे लगते हैं? लंबे लगते हैं। जबकि इनको होना तो चाहिए था बीच का, क्योंकि छोटा टी भी तो है ना यहाँ पर। इसलिए मेंडल ने एक सिद्धांत दिया, जिस सिद्धांत को आप बोलते हैं इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या बोलते हैं? और इसको साधारण भाषा में कहा जाता है, हिंदी भाषा में प्रभाविता का नियम। क्या कहेंगे? अब इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। अब आपने देखा कि प्रथम संतति में जितने भी पौधे बने हैं, वो सारे के सारे लंबाई में बने हैं, लंबी किस्म के बने हैं। तो यहां हम कहेंगे कि इस नियम के अनुसार, प्रभाविता का नियम के अनुसार, एक लक्षण को कितने कारक नियंत्रित करते हैं? 2 कारक। ठीक है ना? यानी कि एक कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय ए पेयर ऑफ जीन। इन दोनों कारकों में से, इन दोनों जीनों में से वह जीन जो अपना प्रभाव दिखा देता है, उस जीन को हम बोलते हैं प्रभावी जीन। क्या कहेंगे? प्रभावी जीन। और वह जीन या वह कारक जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता, उस कारक को आप क्या नाम देंगे? अप्रभावी जीन। क्या नाम देंगे? अप्रभावी जीन। तो आप बच्चों बताइए, बड़े टी में और छोटे टी में प्रभावी जीन कौन सा है? ऊंची आवाज में बोलिए। और अप्रभावी जीन क्या है? और प्रथम संतति में सारे पौधे देखने में कैसे थे? जबकि होने कैसे चाहिए थे? पीछे। इसलिए बड़ा जीन अपना प्रभाव दिखा सकता है और उसकी उपस्थिति में छोटा जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाया। इस नियम को मेंडल ने बताया प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। क्या नाम दिया? सब बच्चों को समझ में आया? तो ये मैंने कौन सा क्रॉस किया? पहली संतति पर। अब हम ये करके देखेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिए कि जो छोटे जीन हैं, छोटे जीन का मतलब अप्रभावी जीन है, वो अपना प्रभाव कब दिखाते हैं? तो आप उत्तर देंगे कि अप्रभावी जीन अपना प्रभाव तभी दिखाते हैं
जब वो जोड़ों के रूप में, पेयर के रूप में आते हैं, और वो पेयर के रूप में कब आएंगे? द्वितीय पीढ़ी में, F2 जनरेशन में। अब देखो ये कौन सी जनरेशन थी, कौन सी संतति थी? F1। अब हम करेंगे F2, ठीक है ना? द क्रॉस बिटवीन F1 जनरेशन, यानी कि प्रथम संतति से जो हमें उत्पाद मिला है उसके मध्य में संकरण करना F2 जनरेशन कहलाता है। तो देखो अब ये हम क्रॉस करेंगे बड़े टी छोटे टी में और बड़ा टी छोटा टी, ये लिखेंगे आप सभी। अब देखो हम इसकी जनन कोशिकाएं बनाएंगे, ठीक है ना? जैसे आपने पहले के क्रॉस में बनाई, इसको आप अलग कर दें, बड़ा टी छोटा टी, और यहां भी बड़ा टी और छोटा टी। समझ पा रहे हैं बेटा? Yes, sir। अब हम इसका संकरण करेंगे, क्रॉस बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से इस एक टी को इस बड़े के साथ, तो ये हमारा पहला पौधा आ गया, बड़ा टी, ठीक है? अब इसी प्रकार से इसके साथ में बड़ा टी छोटा टी आ गया। इसी क्रम में लिखते चलेंगे फिर से, बड़ा टी छोटा टी, और ये हमारा लास्ट आ गया छोटा टी और छोटा टी। तो ये उपरोक्त जो हमारा ये संकरित क्रॉस बना है, इसे हम F2 संतति का नाम देंगे, सेकंड फिलियल जनरेशन का नाम देंगे। समझ में आई बेटा? Yes, sir। तो अब ये जो बन गया, अब देखो अब इसका अनुपात हम निकालेंगे, देखेंगे कि अप्रभावी जीन किस प्रकार से अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। बताएंगे क्या इसमें कोई बोनी वैरायटी है या नहीं है? है या नहीं है? कहाँ है? बोलिए ऊंची आवाज में, छोटा डी। ये अलग से पहचान में आ गया ना सबके? एक प्रश्न ये बन गया यहां से कि अप्रभावी जीन अपने आप को कब प्रदर्शित करते हैं, तो क्या उत्तर देंगे आप? F2 संतति, F2 जनरेशन में। समझ में आई बात या नहीं आई? अब देखो हम इसका अनुपात निकालते हैं, जिसको हम नाम देते हैं जिसको हम नाम देते हैं जीनोटाइपिक रेशो और फिनोटाइपिक रेशो। जीनोटाइप क्या होता है और फिनोटाइप क्या होता है? फिनोटाइप होता है हमारा बाहरी अभिलक्षण, हम देखने में कैसे हैं, हमारी त्वचा का रंग क्या है, हमारे बालों का रंग क्या है, हमारी आईज का कलर क्या है। ये जो बाहरी लक्षण बिना किसी सूक्ष्मदर्शी के हमें नजर आते हैं, इन बाहरी लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? फिनोटाइप। क्या कहलाता है? फिनोटाइप। और आंतरिक जीनों, जो आंतरिक कारकों के लक्षण होते हैं, हमारे आंतरिक जीन्स के जो लक्षण हैं, वो कहलाता है फिनोटाइप, जीनोटाइप। और बाहरी क्या कहलाता है? फिनोटाइप। देखो बेटा, अगर हम इसको बाहरी तौर पर देखें तो ये पौधा देखने में कैसा लगेगा? मैं शब्द यूज कर रहा हूं, देखने में कैसा लगेगा? कैसा लगेगा ये देखने में? लंबा, शाबाश। ये देखने में कैसे लगेगा? ये भी लंबा है और ये भी कैसा है? तो आपने इस क्रॉस में देखा कि 3 पौधे हमें देखने में लंबे नजर आ रहे हैं और एक पौधा केवल देखने में छोटा आ रहा है। इसलिए इसका बाहरी व्यक्तित्व के रूप में अनुपात क्या बन गया? 3:1। यानी कि जो F2 जनरेशन है हमारी, उसमें हमें जो पौधे मिले हैं वो 3 तो लंबे हैं और एक कैसा है? समझ में आई बात? और अगर आप इसको कारकों के अनुपात से देखना चाहें तो एक संपूर्ण लंबा पौधा है, 2 संकरित लंबे हैं और एक जो है वो प्योर बोना पौधा है, यानी कि बिल्कुल शुद्ध रूप से बोना पौधा है। और ये संकरित रूप से लंबे पौधे हैं, ठीक है ना? देखने में तो हमें ये तीनों लंबे नजर आएंगे और एक बोना पौधा नजर आएगा। तो इस पार्ट में हमने ये चर्चा की है कि किस प्रकार से मेंडल ने लक्षणों की वंशानुगति का नियम दिया, कि वंशानुगति के नियम के अनुसार एक लक्षण को 2 जीन या 2 कारक नियंत्रित करते हैं। आप जानते हैं
कि जो जीन है वो प्रभावी भी हो सकते हैं और अप्रभावी भी हो सकते हैं। प्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा सकते हैं प्रथम संतति में भी, द्वितीय संतति में भी, परंतु अप्रभावी जीन अपना प्रभाव दिखा सकते हैं केवल दूसरी संतति में, F2 जनरेशन में। तो ये मेंडल ने इस प्रकार से अंग्रेजी अल्फाबेट को यूज करते हुए ये क्रॉस किया। तो आज के इस पार्ट में हमने पढ़ा है एकल संकरित क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें केवल एक ही गुण की चर्चा की, लंबाई के गुण की चर्चा। ठीक है ना? अब आप सभी बच्चे इसको थोड़ा सा और अध्ययन करें और जहां पर भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।